नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित आपके इस अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में अपने चर्चा करेंगे मार्च माह के पुरस्कार के बारे में। उन सभी पुरस्कारों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो अपने विषय की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कोई भी बिंदु अपने अपने से वंचित नहीं छोड़ने वाले। और यह पुरस्कार अब की बार जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के सबसे बड़े पुरस्कार से प्रारंभ कर रहे हैं। और शुरुआत इतनी शानदार है, धाकड़ है, जबरदस्त है, तो अपने पढ़ने का और पढ़ाने का अंदाज भी जबरदस्त होगा और शानदार बखूबी रूप से पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं भारत रत्न से। तो दोस्तों, भारत रत्न के बारे में अपने काफी बार चर्चा कर चुके हैं। भारत रत्न कब से प्रारंभ हुआ था बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आज भारत रत्न के बारे में, अच्छे तरीके से जानेंगे। एक भी बिंदु अपने से वंचित रहने वाला है। लगातार सेशन से जुड़े रहें, सेशन का आनंद लेते रहें। आइए, इस बार भारत रत्न कई हस्तियों को देने की घोषणा की गई है, लेकिन भारत रत्न से एक फैक्ट दोस्तों आपसे साझा करना चाहूंगा कि एक वर्ष में केवल 3 महान विभूतियों को ही क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस वर्ष 5 व्यक्तियों को, 5 महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। कितने व्यक्तियों को दोस्तों? 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले अपने जनवरी की क्रोनोलॉजी में पढ़ा था, बिहार के सीएम थे, पूर्व सीएम कर्पूरी चंद ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। और 4 जो अपनी महान हस्तियां हैं उनके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में और एमएस स्वामीनाथन के बारे में, जिन्हें भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। दोस्तों, एक और फैक्ट आपसे मैं साझा करना चाहूंगा कि जब भारत रत्न प्रारंभ हुआ तब मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से विभूषित करना था, तब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और मरणोपरांत भी क्या किया गया, भारत रत्न देने की घोषणा की गई। तब से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। आइए जानकारी अर्जित करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा 3 फरवरी को की। कब की गई दोस्तों? 3 फरवरी को की। तथा पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा 9 फरवरी को की। कब की गई दोस्तों? तो 9 फरवरी को की। 3 फरवरी को घोषणा की थी वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को की थी। और 3 इंटू 3 यानी 3 व्यक्तियों की घोषणा की गई भारत रत्न देने की। तो वो कब की गई? 3 इंटू 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो 9 फरवरी को की गई। किसे किसे दोस्तों? एमएस स्वामीनाथन को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को और चौधरी चरण सिंह जी को और पीवी नरसिम्हा राव जी को। इस प्रकार 4 इन महान हस्तियों को भारत रत्न से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। कि जनवरी 2024 में बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत करने की घोषणा की गई थी। और इस वर्ष 2024 में 5 हस्तियों को यह सम्मान देने की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन इसमें एक फैक्ट रोचक यह है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन इसको अब तोड़ के 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 में देश विदेश की कुल 48 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। वर्ष 2024 में 5 हस्तियों को सम्मानित करने के पश्चात यह संख्या कितनी हो जाएगी? तो 53 हो जाएगी। इसकी सूची है वो जनवरी माह की क्रोनोलॉजी में आप देख सकते हैं, जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। वे सभी 48 कैंडिडेट्स हैं, महान विभूतियां हैं, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? तो 53 हो चुकी है। अपने एक बार पढ़ लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कब दोस्तों? 1927 को हुआ था। कहां पर? पाकिस्तान के कराची में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो पाकिस्तान के कराची में हुआ था। आडवाणी जी 5 बार लोकसभा में सांसद रह चुके हैं और 4 बार राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं। 2002 से 2004 के बीच
अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी बीजेपी की, तब ये देश के 7वें उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ये भी अपने लिए जानकारी समाहित अपने को रखनी चाहिए। दोस्तों बात करें जो 1992 का अयोध्या राम मंदिर आंदोलन था, उनका नेतृत्व भी किन्होंने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था और बड़े जोश और जुनून के साथ किया था। और उन्हीं की आज बदौलत 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई और इस विशालकाय मंदिर का निर्माण उसी बदौलत आज अपन देख रहे हैं, जो श्री राम भगवान का मंदिर अयोध्या में बनाया गया है। वो किनकी है कि उसी को लेकर 1992 से यह आंदोलन किया गया था। और वो कब से है चल रहा है, उनका नेतृत्व किसने किया था? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। वर्ष 2015 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी के जन्म 23 दिसंबर 1902 को ग्राम नूरपुर जिला मेरठ के मध्य वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। और बाद में ये स्नातक करने के बाद आगरा विश्वविद्यालय में एमए करने के लिए आए और वहां से धीरे धीरे इनकी रुचि राजनीति की ओर बढ़ी। तो 1929 में मेरठ में आए और बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की छपरौली विधानसभा से वे चुनाव लड़ते हैं और 1937 में विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। और बाद में काफी समय तक ये कृषि मंत्री के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न जैसे सपूर्दानंद जी के मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि मंत्रालय मिला था। सुचेता कृपलानी जी के भी सरकार में उन्हें कृषि व वन मंत्री के रूप में रहे। इस प्रकार ये कृषि मंत्री के रूप में रहे थे और बाद में इनके काफी पुस्तकें भी है और बाद में ये क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी बने थे। और उसके बाद वह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। इस प्रकार इनकी यह जीवनी है और इनकी काफी पुस्तकें हैं जो अपने देख लेते हैं। जिम्मेदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति, किसानों के लिए भूमि और प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो द अनसर्टेन मिनिमम, कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्सरेद आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो चरण सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। और इसी प्रकार इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। बात करें पीवी नरसिम्हा राव की तो इनका पूरा नाम है पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव। क्या दोस्तों? पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव। इनका जन्म 28 जून 1921 को होता है। कहां पर? करीमनगर में। पैसे से ये कृषि विशेषज्ञ थे, वकील रहे और बाद में राजनीति में आए और कुछ महत्वपूर्ण विभागों में इन्होंने कार्यभार संभाला। और इन्हें नरसिम्हा राव को भारत की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है और भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि 1991 के दौरान एलपीजी लेके आए थे। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं दोस्तों, एलपीजी उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति लेके आए थे। इन्हीं के काल में आए थे जो भारत में, इसी कारण इन्हें आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। और एमएस स्वामीनाथन से सभी अच्छी तरीके से चिर परिचित हैं। कोई भी ऐसा मेरा साथी नहीं होगा जो अब एमएस स्वामीनाथन के बारे में नहीं जाने, क्योंकि सभी ने पढ़ा है हरित क्रांति के बारे में। और हरित क्रांति के बारे में जो जाने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो अपने एमएस स्वामीनाथन है। और इन्हें भी भारत रत्न देने की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। दोस्तों एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में नेशनल फार्मर कमीशन आयोग का गठन किया गया था और 2004 और 6 के बीच 5 रिपोर्टों इन्होंने पेश की और जिन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्वामीनाथन जी 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 1987 में विश्व के पहले खाद्य पुरस्कार से इन्हें भी सम्मानित किया गया था, जिन्हें बाद में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। स्वामीनाथन जी को देश के 3 सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा एचके फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। दोस्तों एक अमेरिका की मैगजीन है टाइम्स मैगजीन, उसमें 20वीं सदी के
टॉप 20 जो प्रभावशाली एशियाई लोग हैं उनमें से एक जो जगह बनाई है वो MS स्वामीनाथन जी ने भी बनाई है। इस प्रकार बहुत ही प्रतिभा के धनी, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व अपन कहेंगे कि MS स्वामीनाथन जी रहे हैं, जिनका निधन अभी 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में हुआ है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अपने जानने लायक बिंदु है। जो अब अपन ने MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा और इनके बारे में अधिक जानकारी अर्जित करना अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर एक बिंदु परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल ये अभी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। अब चर्चा कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न की। किसकी? भारत रत्न की। भारत रत्न दोस्तों कब प्रारंभ हुआ? तो 2 जनवरी 1954 से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे स्थापित किया था, और यह किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य के लिए यह दिया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य कीजिएगा, आपको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और मैं यही प्रार्थना भगवान से वंदन करता हूं कि मेरे सभी साथी इस प्रकार दिलो जान से मेहनत करें और एक ऐसी बुलंदी पर जा पहुंचे कि दुनिया सलाम करे, और वही भारत रत्न से, पद्म विभूषण से, पद्म श्री से नवाजे जाएं। ऐसा ही कार्य आपको करना है, ऐसा जोश और जुनून बनाए रखना है और लगातार पढ़ते रहना है, लगातार बढ़ते रहना है। इसी के साथ अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। दोस्तों 1954 में मूल कानून में मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1966 में क्या होता है कि लाल बहादुर जी शास्त्री जी को सम्मानित करना होता है, और वह भी मरणोपरांत। तो इस प्रावधान को बदला गया और 1966 के बाद भी क्या किया गया? मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई। दोस्तों भारत रत्न कला में, साहित्य में, विज्ञान में, खेल और सामाजिक कार्य और सार्वजनिक सेवा की उपलब्धियों में भी मान्यता दी गई है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वह इंदिरा गांधी जी है। और खेल के क्षेत्र में अगर जिसे भारत रत्न दिया गया है तो वह कौन है? सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था। बात करें 2024 की तक तो 18 हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 1987 में विदेशी मूल के पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। वर्ष 1980 में मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से नवाजा गया है। और कुछ शेष महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। जो सीवी रमन है, जो इन्हें भौतिकी में अनुसंधान करने के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था, और नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार 1993 में मिला, और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में मिला। यह पुरस्कार इन्हें मिला था कब? 1998 में। ये मैं डीओबी से आप याद सकते हैं, मेरी डीओबी से आप याद रख लेना कि इस प्रकार अपने फैक्ट जोड़ लेते हैं तो वो याद रह जाता है। तो इस प्रकार अपने भारत रत्न के बारे में पढ़ा है, और यह बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि उन तमाम अपने बिंदुओं को पढ़ा जो परीक्षा की दृष्टि से अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, और ये सभी रोचक जानकारियां पढ़ने में भी इंटरेस्टफुल है, तो ये अपने को पढ़ना चाहिए। तो बताइएगा दोस्तों, आप सेशन को किस प्रकार एंजॉय करते हैं, कैसा लगता है आपको सेशन, जरूर बताइएगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। प्रसिद्ध गीतकार गुलजार, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों गुलजार। ऐसा कोई भी इन्होंने अवार्ड नहीं है जो इन्हें नहीं मिला हो, हर एक अवार्ड के ये धनी है, इन्होंने अर्जित किया है। तो एक महान प्रतिभा के धनी है गीतकार गुलजार। और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनके बारे में भी अपने जितने शब्द कहें उतने कम है, क्योंकि ये सूरदास होते हुए भी इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिख डाली है। और इन्हीं कला और कौशल के बारे में तो नहीं कहेंगे, इनके अमूल्य योगदान और बहुत साहस्य रूपी कार्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। और एक कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जैसे संयुक्त रूप से गीतकार गुलजार जी को और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। और संस्कृत के लिए ये दूसरी बार ये नॉमिनी हुए हैं। कौन? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो रामभद्राचार्य जी के बारे में चलते, ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। और प्रमुख रामभद्राचार्य जी एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों का लेखक हैं। दोस्तों इसमें 100 से अधिक लिखा है, लेकिन मैंने इनकी जुबान से खुद सुना है, काफी बार उनका सुनता हूं मैं। तो रामभद्राचार्य जी खुद बताते हैं कि इन्होंने
233 के लगभग पुस्तकें लिख डाली है, और ये सूरदास है, इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी इन्होंने इतने पुस्तकें लिख डाली है। 1950 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में खादी खुर्द गांव में जन्मे रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में 4 जगत गुरु हुए हैं, जिनमें से रामानंदाचार्य में से एक है। वे 1988 में इस पद पर बने हुए हैं। वे 22 भाषाएं बोलते हैं। अपने संविधान में कितने अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और वे 22 भाषाएं बोलते हैं और अधिक सी भाषाओं में अपनी रचनाएं भी करती हैं। हिंदी है, अवधी है, मैथिली है, संस्कृत है, और संस्कृत अपनी कठिनाई के रूप में जानी जाती है, और इसमें अपनी बहुत सरल अंदाज में यह रचनाएं करते हैं। 2015 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और अब इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और हिंदी सिनेमा के महानतम गीतकार जो सभी चेयर परिचय गुलजार जी, जिन्हें 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण, 2008 में अकेडमी अवार्ड और 2010 में ग्रैमी अवार्ड, ये संगीत के क्षेत्र का अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड, और 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये भारत सरकार दिया जाता है। इस प्रकार कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है जो इनसे अछूता रहा हो। लगभग इन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो अवार्ड है वो जीते हैं, और इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देने की घोषणा की गई है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें बागदेवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है। भारतीय 22 जो भाषाएं हैं, उनमें किसी भी भाषा में सर्वोत्तम कार्य करने पर, उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और 1965 से यह पुरस्कार दोस्तों प्रारंभ किया गया था, और 2018 में पहली बार 54वां ज्ञानपीठ अंग्रेजी साहित्य में योगदान के लिए भी दिया गया है। तो दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को मिला था, और 58वां रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को मिला है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दोस्तों 2 अवार्ड है, एक तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, एक दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये उस दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलग है, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो भारत सरकार के दिया जाता है, और यह दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार की बात करें तो यह सिनेमा जगत के द्वारा फिर उस स्टार्स और फिल्मों को अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आयोजन 20 फरवरी 2024 को किया गया। यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलग है, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। तो बात करें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान रही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो 12वीं फेल रही है। एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों 12वीं फेल मूवी, अपने को स्टूडेंट लाइफ में ये 12वीं फेल मूवी देखना जरूरी है। जब भी आप बोर हों तो एक बार जरूर मेरे कहने पे 12वीं फेल मूवी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, संगीतकार प्यारेलाल को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों संगीतकार प्यारेलाल जी को कला में उनके योगदान के लिए लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें संगीतकार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा 8 फरवरी 2024 को लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान में रखना है, संगीतकार प्यारेलाल जी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। 66वें ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जैसा कि मैंने आपको बताया, जो गुलजार जी हैं वो यह पुरस्कार जीत चुके हैं, उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन ये ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। तो संगीत में अपने जो ग्रैमी अवार्ड अब मिला है वो शंकर महादेवन जी को, जाकिर हुसैन जी को, गणेश राजगोपालन जी को और सेल्व गणेश विनायक राम को के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में यह अवार्ड पाने में अपना नाम किया है। तो दोस्तों 5 संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड 5 संगीतकारों को एक साथ मिला है, जिसमें से कौन है, जाकिर हुसैन तबला वादक, शंकर महादेवन गायकार है, राकेश चौरसिया बांसुरी वादक है, गणेश राजगोपालन वायलिन वादक है और सेल्व गणेश विनायक राम जो कंजीरा वादक है। इन्हें 5 व्यक्तियों को एक साथ ग्रैमी अवार्ड देने की घोषणा की गई है। बात करें दोस्तों अदिति स्वामी को विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड।
ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड यानी किसी खोज के लिए दिया जाता है, और तीरंदाजी में अपने ब्रेक थ्रू के लिए इन्हें यह अदिति स्वामी जी को यह अवार्ड दिया गया है। विश्व तीरंदाजी द्वारा भारतीय युवा तीरंदाज अदिति स्वामी को ब्रेक थ्रू ऑर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा में जन्मी 17 वर्षीय 1857 की क्रांति से रिलेटेड सतारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट इससे रिलेट है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा मेरे प्रिय साथियों कि 1857 में सतारा क्यों पढ़ा जाता है, यह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। तो अदिति ने लीमरिक 2023 में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियंस में गोल्ड पदक जीता था। इसके साथ ही अदिति ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनेगी, और ऐसा करने पर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से अदिति स्वामी को नवाजा गया है। साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब मिला है, क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया है, नवीनतम बैंकिंग टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया। इसके साथ ही साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब मिला है। इसने उद्यम के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, इसलिए इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन DSJ ने उन्हें यह अवार्ड दिया है, पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इससे पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज जी को, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को, क्रिकेट सुनील गावस्कर जी को और पूर्व धावक मिल्खा सिंह जी को भी क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से SJFI और DSJ द्वारा नवाजा जा चुका है। तो ये पीटी उषा जी भी एक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये भी एक बेहद शानदार व्यक्तित्व के धनी है, जिनके बारे में अपने एक बार जान लेते हैं कि पीटी उषा ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस में 23 पदक जीते हैं, जिसमें 14 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य पदक शामिल है। उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक, और इन्हें भारतीय एथलीट की गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और पीटी उषा को 1985 में पद्मश्री और 1983 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो इस प्रकार एक बेहतरीन प्रतिभा के धनी है पीटी उषा, जिसे वर्तमान में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। पोलर बियर, एक भालू की दोस्तों इस प्रकार फोटो खींची कि वो क्या होगी, पीपल चॉइस अवार्ड पाने की हकदार बन गई। कौन किन्होंने खींची, तो नीमा सरीखानी ने इस प्रकार एक फोटो खींची, किसकी, पोलर बियर की, और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड के लिए चुनी गई है। कौन, नीमा सरीखानी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक तस्वीर खींची कि एक हिमखंड पर, एक बर्फ पर झपकी लेते हुए एक पोलर बियर को कैद किया गया, और ये लोगों ने इसे बहुत सराहा, इसलिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार, दोस्तों KPP नाम्बियार पुरस्कार है, ये केरल राज्य के द्वारा वैज्ञानिक के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने पर यह दिया जाता है। तो ये क्षेत्र विशेष का, राज्य विशेष का है KPP नाम्बियार पुरस्कार, जिस इसरो के अध्यक्ष M सोमनाथ जी को इस पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है, सम्मानित किया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। किसे दोस्तों, KPP पुरस्कार किसे मिला है, KPP नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी को मिला है। और आपको एक प्रश्न बताना है कि इसरो का दूसरा प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, आपको यह बताना है, किस स्टेट में स्थापित किया गया है। बाफ्टा पुरस्कारों में अमेरिकी फिल्म ओपनहीमर को सर्वाधिक 7 पुरस्कार से नवाजा गया है। ये बाफ्टा पुरस्कारों के बारे में और अन्य मूवी जगत से रिलेटेड अपने पुरस्कारों में चर्चा कर चुके हैं, और जो बेस्ट फिल्म रही है वो ओपनहीमर ही रही है। सर्वाधिक खिताब इसने जीते हैं, और भारत की किसी मूवी को नॉमिनी नहीं हुई है, इसलिए अपने लिए कुछ विशेष है नहीं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कांग्रेस सांसद है शशि थरूर और लेखक भी हैं शशि थरूर, और ये अंग्रेजी में अपनी काफी बेहतरीन रचनाएं करते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। और उनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से नवाजा गया है। किससे दोस्तों, सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से नवाजा गया है। और फ्रांसीसी सीनेट के स्पीकर जेरार्ड लार्सर ने शशि थरूर को इस अवार्ड से
सम्मानित किया है। उन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन की कई किताबें लिखी, जिनमें से कुछ का फ्रेंच में इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने सेविलियर डे ला लीजियन डी होनोर अवार्ड की शुरुआत 1802 में की थी। यह सम्मान किसी भी देश के व्यक्तित्व को दिया जा सकता है। अदिति सेन को जीडी बिरला पुरस्कार। तो दोस्तों, जीडी बिरला जो पुरस्कार है वो केके फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 5 वर्ष इसकी एक कंडीशन है कि 5 वर्षों में उत्कृष्ट शोध करने पर और जिसकी आयु क्या हो, शोधकर्ता की 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख की नगद राशि दी जाती है, ठीक है, और यह एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जाता है। और यह 33वां जो जीडी बिरला पुरस्कार है उसे अदिति सेन को नवाजा गया है। और इन्होंने क्यों नवाजा गया है? क्योंकि अदिति सेन ने क्वांटम सूचना एवं संगणना के लिए विशिष्ट कार्य किया और इसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जीडी बिरला पुरस्कार। किसे दोस्तों? अदिति सेन को जीडी बिरला पुरस्कार अदिति सेन को मिला है। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड में सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये अपने लिए इसमें कुछ खास है नहीं। शंकर समृति पुरस्कार दोस्तों, शंकर समृति पुरस्कार बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी जी को, पंडित ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को केरल में उनके शंकर समृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मल्लियूर भगवत हंसा समृति ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे दोस्तों? डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन, इन्होंने उद्यम में अपने अच्छे तरीके से कार्य किया है। मोदी इंटरप्राइजेज की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदान किया है। थोड़ी पीडीएफ ब्लर हो चुकी है, दिखाई देगी या नहीं देगी, थोड़ी क्षमा प्रार्थी है। लेकिन ये दोस्तों था अपना पुरस्कार का सेशन। आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तमाम उन जानकारियों के बारे में अपन ने पढ़ा है जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन में आपने को बताना चाहूंगा कि भारत रत्न को अच्छे से कवर कीजिएगा। प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, भारत रत्न से। और उसके बारे में अपन ने पढ़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इतना जरूर याद रखिएगा किसको किसको मिला है, गुलजार जी को, राम भद्राचार्य जी को, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैमी पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। 5 उन व्यक्तित्व के बारे में अपन ने पढ़ा। और पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, किसने दिया है? एसजेएफआई और डीएसजेए द्वारा दिया गया है। और इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी को केपीपी नाम्बियर पुरस्कार से नवाजा गया है। और शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और उसके बाद अपने पढ़ा जीडी बिरला पुरस्कार के बारे में, जो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में। तो विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन खेल प्रदर्शन में, और उन सभी तमाम बिंदुओं को कवर करेंगे जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आज से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा मेरे प्रिय साथियों।